दोनों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, किन शाओजून तुम्हें देखो, शंग वॉनलिंग ने ताना मारा। तुम अब भी उतनी ही बेकार हो और लगता है तुम्हारी नजर भी कमजोर है। ऐसे बच्चे को लाकर क्या डोंगनिंग प्रोविंस को शर्मिंदा करना चाहती हो? किन शाओजून ने तुरंत नाक ढक ली और हाथ हिलाने लगी। उफ, यह कैसी बदबू है। शंग वॉनलिंग, पहले जाकर दांत साफ करो। तुम्हारी सांस से तो पूरी जगह बदबू आ रही है। तुम्हें प्रतिभा पहचाननी ही नहीं आती, किन शाओजून बोली। डोंगनिंग प्रोविंस में जीनियस हैं, लेकिन तुम्हें दिखेंगे नहीं। वैसे तुम्हारी फाइलों में भी ज्यादा सितारे नहीं दिख रहे। ऐसा करो, चलो 5th ग्रेड एलियन मैरो की शर्त लगाते हैं। देखते हैं किसका प्रतिनिधि ऊंचा रैंक लाता है। डोंग किंग्स भी तुरंत बोली, उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। हमारे पास यहाँ 3 प्रतिनिधि हैं, शंग वॉनलिंग। और तुम सिर्फ एक हिस्से की शर्त लगा रहे हो? यह तो अपमान जैसा है। इतना कहकर वे जाने लगे, लेकिन किन शाओजून ने जाते जाते उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। तुम्हारे पास घमंड करने लायक कुछ नहीं है, इसलिए नकली जीनियस बनना बंद करो। साफ है कि शंग वॉनलिंग में यह शर्त लगाने की हिम्मत ही नहीं है। इंस्ट्रक्टर और लू शेंग अभी कुछ कदम ही चले थे कि पीछे से शंग वॉनलिंग की तेज आवाज गूंजी। अरे जरा रुकना, उसने चिल्लाया, क्योंकि उनका मजाक उसकी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका था। ठीक है, तो 3 हिस्से सही। हम इस नतीजे पर 5th ग्रेड एलियन मैरो के पूरे 3 हिस्सों की शर्त लगाते हैं, शंग वॉनलिंग ने कहा। उसके चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान फैल गई। वह थोड़ा आगे झुका और चुनौती भरी नजरों से डोंग किंग्स को देखने लगा। बताओ डोंग किंग्स, अब सच में डर से कांप रही हो? या फिर बस दाव बढ़ाकर मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि हार की बेइज्जती से बच सको? अब बताओ, हिम्मत किसकी कम है? हाँ हाँ। डोंग किंग्स का जबड़ा कस गया, उसने दांत भींच लिए। ठीक है, उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं यह शर्त स्वीकार करती हूँ। शंग वॉनलिंग जोर से हंस पड़ा और अपने पास खड़े छात्र के कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया। झाओ ले, देख रहे हो, इसे कहते हैं असली हिम्मत। ये 3 हिस्से 5th ग्रेड एलियन मैरो के तुम्हारे फायर कंट्रोल टैलेंट को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्यों इंस्ट्रक्टर डोंग किंग्स को पहले से धन्यवाद नहीं दोगे? युवक के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं पहले से ही इंस्ट्रक्टर डोंग किंग्स को धन्यवाद देना चाहूंगा उस उपहार के लिए जो वह जल्द ही देने वाली हैं। किन शाओजून की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने अभी क्या कहा? वह चिल्लाई। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास एलिमेंटल कंट्रोल टैलेंट है। धत्त। शंग वॉनलिंग, तुमने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई ताकि हमें जाल में फंसा सको। इतनी खुली चालाकी? हाँ हाँ। किसने कहा था कि हमें हर फायदा फाइलों में लिखना जरूरी है? शंग वॉनलिंग ने तिरस्कार से कहा। अगर तुम लोग इतने मूर्ख हो कि छिपी चाल नहीं देख पाते तो इसमें मेरी क्या गलती? अब बेहतर है कि 5th ग्रेड एलियन मैरो के 3 हिस्से तैयार कर लो। हाँ हाँ। किन शाओजून गुस्से और निराशा से खड़ी रही, जबकि लू शेंग बिल्कुल शांत खड़ा था। दिलचस्प बात यह थी कि डोंग किंग्स भी जल्दी ही शांत हो गई, जैसे उसे इस मोड़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे किन शाओजून के कंधों का तनाव कम हुआ और उसने हल्की खांसी की। खा? तो कैसा था? मेरी एक्टिंग कैसी लगी अभी? क्या सच में तुम्हें मेरा निराशा वाला अभिनय असली लगा? डोंग किंग्स हल्की आवाज में बोली, ताकि सिर्फ वे ही सुन सकें। इस दुनिया में हर समझदार इंसान अपनी असली ताकत का कुछ हिस्सा छिपाकर रखता है।
सिर्फ शंग वॉनलिंग जैसा घमंडी ही सोचता है कि वही अकेला चाल चल रहा है। एलिमेंटल कंट्रोल मजबूत है, लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि यह तीसरे स्तर के साइकिक के सामने कैसा टिकता है। तभी लू शेंग ने सीधे कहा, नहीं, बिल्कुल भी कॉन्विंसिंग नहीं था। चेहरे के भाव बहुत बढ़ा चढ़ाकर थे और हरकतें भी काफी बनावटी थीं। सच कहूं तो इंस्ट्रक्टर किन शाओजून, आपकी एक्टिंग काफी खराब थी, लू शेंग ने बिना बुरे इरादे के कहा। किन शाओजून ने गहरी सांस ली। शंग फैमिली, डोंग फैमिली और किन फैमिली पीढ़ियों से ताकत की लड़ाई में उलझे हैं। कोई भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। खासकर शंग वॉनलिंग, उसकी जुबान बहुत जहरीली है, हमेशा उकसाता रहता है। कई सालों से हमारे क्षेत्र से कोई असली जीनियस नहीं निकला, इसलिए हम इन लोगों के सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाए। इसलिए इस बार हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं, लू शेंग। और उस शर्त की चिंता मत करो। मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी पर यह शर्त मानी है, किन शाओजून ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर हम हार गए तो तीनों हिस्से मैं खुद दूंगी, लेकिन अगर हम जीत गए तो जीत का मेरा हिस्सा भी तुम्हें ही मिलेगा। इतना कहते हुए किन शाओजून के चेहरे पर फिर से उत्साह भरी मुस्कान लौट आई। वह लू शेंग को पूरे विश्वास से देख रही थी। मेरा हिस्सा भी ले लेना बच्चे, डोंग किंग्स ने कहा जब वे भारी धातु के दरवाजों तक पहुंचे। अब यहां से हम अलग होंगे। आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। अंदर एक अधिकारी तुम्हें सिलेक्शन के नियम समझाएगा। जाओ। लू शेंग ने सिर झुकाकर कहा, समझ गया। धन्यवाद इंस्ट्रक्टर्स। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, डोंग किंग्स ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक लिया। 1 मिनट लू शेंग। जब तुम प्रतियोगिता और दाव को देखते हो तो सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इस सिलेक्शन को पास करने का कितना प्रतिशत मौका है? मैं गेमिंग जनरल स्टार की बात कर रही हूं, उसने गंभीर नजरों से पूछा। लू शेंग कुछ पल चुप रहा, जैसे दिमाग में हिसाब लगा रहा हो। हम थोड़ा सा मौका है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा नहीं। डोंग किंग्स ने धीरे से हाथ हटा लिया और दरवाजे बंद हो गए। ऐसा है? ज्यादा नहीं, दोनों इंस्ट्रक्टर्स के मन में चिंता भर गई। उन्हें लगा शायद उनका सबसे अच्छा उम्मीदवार भी जीतने के लिए आत्मविश्वास नहीं रखता। तभी बंद होते दरवाजों के पीछे से लू शेंग की आवाज आई, हल्की लेकिन छिपे अर्थ के साथ। मैंने ज्यादा नहीं इसलिए कहा क्योंकि अगर असली संख्या बता दूं तो शायद सबको और ज्यादा दुख होगा। सच में मेरी कॉन्फिडेंस लगभग 99% है। बाकी 1% इसलिए छोड़ रखा है कि कहीं फाइनल से पहले कोई नियम या कागजी कारण से मुझे डिस्क्वालीफाई न कर दे, वरना ऐसा कोई हाल नहीं जहां मैं पहला स्थान न लूं। उधर केंद्रीय कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक सन्नाटा छा गया जब एक बुजुर्ग अंदर आए। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी तुरंत खड़े हो गए और एक साथ सलामी दी। जनरल वायु को सलाम। कमरे में आवाज गूंज उठी। बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर सभी को बैठने का संकेत दिया। यह थे लेफ्टिनेंट जनरल वायु फेई, जिनकी पहचान लेवल 7 ग्रांड मास्टर के रूप में पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। बैठते ही जनरल वायु फेई ने सीधे पूछा, क्या सभी प्रांतों के जीनियस रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं? डोंग किंग्स खड़ी हुई और रिपोर्ट दी। जी सर, सभी आ चुके हैं। प्रारंभिक एलियन बीस्ट सिलेक्शन असेसमेंट पूरा हो चुका है। अब हर कॉन्टेस्टेंट को अलग अलग कॉम्बैट ट्रैक्स में भेजा जा रहा है। नियम सरल है, जो कॉन्टेस्टेंट सभी एलियन बीस्ट्स को हराकर सबसे कम समय में फिनिश लाइन पार करेगा, वही विजेता होगा। हर ट्रैक की डिफेंसिव लाइन सावधानी से तैयार की गई है, उसने आगे कहा। शुरुआत में 3 लेवल 2 एलियन बीस्ट्स होंगे, फिर एक लेवल 3 बीस्ट
और अंत में एक लेवल 4 एलियन बीस्ट। और अंतिम तथा सबसे कठिन परीक्षा में उसने आवाज धीमी की, उन्हें क्वासी लेवल 5 गोल्डन प्यूपल डीमोनिक एप का सामना करना होगा। हाँ, सही सुना, क्वासी लेवल 5, खासकर गोल्डन प्यूपल वाला। एक अधिकारी ने चिंता से कहा, सीधे हाथ से हाथ की लड़ाई में गोल्डन प्यूपल डीमोनिक एप लेवल 5 बीस्ट्स में सबसे खतरनाक माना जाता है। हमारे जैसे अनुभवी अधिकारियों को भी एक को हराने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या यह छात्रों के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है? जनरल वायु फेई की आंखें ठंडी थीं। उन्हें इसे अकेले नहीं हराना है। यह परीक्षा सामूहिक लड़ाई के लिए बनाई गई है। केमिंग जनरल स्टार सिर्फ योद्धा नहीं होता, वह सेना का नेता भी होता है। सभी ताकतों को इकट्ठा कर एक तलवार बनाना ही जीत का असली रास्ता है, जनरल ने कहा। जब अस्तित्व का खतरा सामने हो तो कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी साथ आना सीखते हैं, वरना सब हारेंगे। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन हमारे देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक फ्रंटलाइन की रक्षा करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से नेशनल मिलिट्री रीजन प्रतियोगिताओं में हमारा प्रदर्शन लगातार सबसे खराब रहा है। अगर हमारे पूर्व के सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाएं भी एक क्वासी लेवल 5 बीस्ट का सामना नहीं कर सकीं, तो इसका मतलब है हमारा क्षेत्र देश को निराश कर रहा है। और उस स्थिति में हमारे पास कोई भविष्य नहीं बचेगा, जनरल वायु फेई ने कहा। कमरे में भारी खामोशी छा गई। सभी इंस्ट्रक्टर्स स्क्रीन की तरफ देखने लगे जहां युवा प्रतिभाएं अपनी परीक्षाएं शुरू कर चुकी थीं। एक स्क्रीन पर एक कॉन्टेस्टेंट तेजी से दौड़ रहा था, दिल में घमंड और उत्साह दोनों थे। यह सिलेक्शन इतिहास में सबसे अलग है, वह बुदबुदाया। मैं हाई सिटी प्रोविंस की अकेली उम्मीद हूं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। केमिंग जनरल स्टार बनने की असली योग्यता सिर्फ मेरे पास है, उसने खाली गलियारे में चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह पहले सेक्टर के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसका घमंड तुरंत खत्म हो गया। उसके सामने एक विशाल एलियन बीस्ट खड़ा था, जिसकी आंखों में भूखी चमक थी। लड़का डरकर पीछे हट गया। एलियन बीस्ट तुरंत गरजते हुए उस पर टूट पड़ा। अगले ही पल वह दीवार से चिपकाकर दबा दिया गया। दूर हटो दानव, वह चिल्लाया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं अपने साल का सबसे बड़ा जीनियस हूं। सोचना भी मत कि तुम जीत सकते हो, वह संघर्ष करता हुआ चिल्लाया। लेकिन सच कठोर था, वह पहला स्तर पार करने में ही मुश्किल से जूझ रहा था। एलियन बीस्ट धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था ताकि उसे और आसानी से कुचल सके। ऑब्जर्वेशन रूम में जनरल वायु फेई स्क्रीन देख रहे थे। केमिंग जनरल स्टार मानव जाति के आसमान में चमकता सितारा होना चाहिए, देश की उम्मीद का प्रतीक। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो साधारण से ऊपर हो। सुरक्षा टीम को सतर्क रहने को कहो, जनरल ने कहा। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इन्हें स्थायी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मुख्य कैंडिडेट्स पर ध्यान दो, जिनके नाम के साथ सितारे हैं। देखते हैं ये जीनियस के जीनियस सच में कितने काबिल हैं। जी सर, कैमरा डोंगनिंग प्रोविंस के जीनियस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ग किंग पर गया। वह सिर्फ 17 साल 8 महीने का था, लेकिन रेयर एलिमेंटल कंट्रोल टैलेंट के लिए प्रसिद्ध था। स्क्रीन पर दिखा कि कॉन्ग किंग के पास लाइटनिंग टाइप कंट्रोल है और इतनी कम उम्र में ही उसका मास्टरी लेवल 1 तक पहुंच चुका है। दूसरे स्क्रीन पर जियांगसियाओ प्रोविंस का प्रतिनिधि जिया होरान दिखा। 18 साल 3 महीने की उम्र में वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट था और स्पिरिचुअल सिस्टम में विशेषज्ञ था, यानी मानसिक युद्ध में बेहद खतरनाक। इस प्रतिभाशाली उम्मीदवार ने मजबूत मानसिक शक्ति दिखाई थी और लेवल 2 स्पिरिचुअल सायोनिसिस्ट असेसमेंट भी पास कर लिया था,
जिससे वह बैटलफील्ड पर एक रेयर डुअल थ्रेट बन गया था। तीसरा स्टैंड आउट रिपोर्ट में कहा गया, शिलिन प्रोविंस का जीनियस जिंगजी है। 18 साल 9 महीने की उम्र में वह पहले ही लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है और डिफेंस सिस्टम में विशेष टैलेंट रखता है। उसका डिफेंसिव टैलेंट लेवल 3 माना गया है और उसकी डैमेज रिडक्शन क्षमता इतनी मजबूत है कि उसे अपने अजेय होने पर पूरा भरोसा है। यहां तक कि सैवेज एलियन बीस्ट्स के पंजे और दांत भी उसके शरीर पर निशान नहीं छोड़ पाते। शांत चेहरे के साथ उसने राक्षसों के झुंड का सामना किया और एक भारी मुक्का मारा। झटके की लहर से पूरा झुंड दीवारों से जा टकराया। प्रभावशाली, सच में शानदार, जनरल वायु फेई बोले। ये युवा सच में प्रतिभाशाली हैं, लेवल 2 बीस्ट्स को आसानी से खत्म कर रहे हैं और लेवल 3 थ्रेट्स को एक ही बार में गिरा रहे हैं। लेकिन तभी स्क्रीन बदल गई। फायर एलिमेंट कंट्रोल, यह भी काफी संभावनाशील लगता है। इसका प्रोफाइल स्टार से क्यों नहीं चिन्हित है? एक इंस्ट्रक्टर तुरंत खड़ा हुआ। माफ कीजिए जनरल वायु फेई, यह कैंडिडेट झाओ लेई है। इसकी एलिमेंटल एबिलिटी अभी तैयारी के अंतिम चरण में ही जागी, इसलिए सिलेक्शन शुरू होने से पहले फाइल अपडेट नहीं हो सकी। जनरल ने हाथ हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में असली ताकत ही मायने रखती है। कागजी काम से फर्क नहीं पड़ता, जनरल वायु फेई बोले। स्पष्ट है कि तुमने सेना के भविष्य के लिए एक बेहतरीन प्रतिभा खोजी है। यह तो हमारा कर्तव्य है, इंस्ट्रक्टर ने हल्का झुककर कहा। लेकिन पास खड़े दूसरे इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा, छात्र की ताकत छिपाकर बाद में सरप्राइज दिखाना। यह पुरानी चाल सब समझते हैं, बस दिखावा है। जनरल वायु फेई स्क्रीन देख रहे थे। अच्छा, शानदार। सोचो, एक छात्र इतनी आसानी से पहली लहर को खत्म कर रहा है। अचानक वह झुककर स्क्रीन के पास आए। रुको, यह क्या हो रहा है? इस राउट का सेंसर डेटा देखो। जनरल ने नक्शे पर चमकती लाइटों को देखा। इस ट्रैक की प्रोग्रेस अजीब क्यों है? समय बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। जनरल वायु फेई की आवाज गूंज उठी। इस राउट को फिर से देखो। यहां पूरे सेक्टर में एक भी लाल बिंदु क्यों नहीं दिख रहा? फिर उन्होंने तकनीशियनों की तरफ इशारा किया। जल्दी, सीधा सर्वेलेंस फीड खोलो। जी सर। लाइव फीड आ रही है, डॉम किंग्स ने तेजी से सिस्टम चलाते हुए कहा। जैसे ही स्क्रीन साफ हुई, कमरा स्तब्ध रह गया। पूरे रास्ते पर राक्षसों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं शुरू हुए और उसने रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। उसकी गति उन 4 एलीट सीड्स से भी ज्यादा तेज है जिन्हें हम ट्रैक कर रहे थे। यहां आखिर हो क्या रहा है? जनरल चिल्लाए। लॉग्स पीछे चलाओ और हाई स्पीड फुटेज दिखाओ। मुझे अभी पता चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है। डॉम किंग्स स्क्रीन के पास झुकी और जैसे ही उसने वह शांत चेहरा देखा, उसका दिल धड़क उठा। यह लू शेंग का ट्रैक है, उसने धीरे से कहा। तकनीकी टीम ने तुरंत रिकॉर्डिंग 3 मिनट पीछे कर दी और परीक्षा की शुरुआत का पल दिखाया। फुटेज में लू शेंग अपने ट्रैक पर आराम से चलते हुए दिखाई दिया। अचानक एक विशाल मॉन्स्टर छाया से निकलकर उस पर झपटा। लेकिन लू शेंग ने बिना झिझक जवाब दिया। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर चूर चूर होकर दीवारों पर फैल गया। लू शेंग ने आह भरते हुए कहा, तो इस सिलेक्शन में मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं? क्या अंदर और भी ताकतवर हैं? उसने खुद से कहा। तभी एक छिपे दरवाजे से 2 और डरावने मॉन्स्टर्स निकल आए। उनकी आंखों में शिकारी चमक थी और वे लू शेंग पर झपटने को तैयार थे।
अपने साथी को खून के ढेर में बदलते देख बाकी दो बीस्ट्स पागल हो गए। वे खौफनाक गर्जना करते हुए एक साथ लू शेंग पर टूट पड़े। उनके दिमाग में सिर्फ बदले की आग जल रही थी, लेकिन उनकी यह उग्रता लू शेंग की ठंडी बेरुखी से टकराई। जैसे ही पहला बीस्ट उसके हमले की सीमा में आया, लू शेंग का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने उसे पकड़ लिया और एक भयानक दबाव के साथ उसके वाइटल अंग कुचल दिए। बीस्ट की दर्द भरी चीख अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि लू शेंग घूम गया और दूसरे मॉन्स्टर को इतनी ताकत से जमीन पर दे मारा कि उसका शरीर चपटे टूटे हुए ढांचे में बदल गया। काफी दिलचस्प, लू शेंग ने धीमे से कहा। उसकी नसों में ताकत की लहर दौड़ रही थी। यह एहसास मार्शल आर्ट्स के मास्टरी रियल्म जैसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा पूर्ण। इस स्थिति में उसकी ताकत सिर्फ फटती नहीं थी, बल्कि बहती थी, हर कमजोरी को पहचानते हुए दुश्मन को खत्म करने का सही तरीका खुद ढूंढ लेती थी। यही था परफेक्ट मार्शल आर्ट का असली सार। वह अपनी ताकत के बारे में सोच ही रहा था कि पीछे वेंटिलेशन डक्ट के पास छिपे एक और शिकारी का पंजा धीरे से बाहर निकला। वह मॉन्स्टर धीरे धीरे पूरी तरह प्रकट हुआ, ठीक लू शेंग के ब्लाइंड स्पॉट के पीछे। लेकिन लू शेंग बिना रुके आगे चलता रहा। उसके जूते के नीचे एक नुकीला पत्थर फंसा हुआ था। अगला कदम रखते ही उसने हल्का दबाव डाला। उसके जूते के नीचे का पत्थर गोली की तरह पीछे उछला और ठीक उसी पल मॉन्स्टर की आंखों के बीच जा लगा जब वह छलांग लगाने वाला था। जनरल वायु फेई यह सब हाई स्पीड कैमरे में देख रहे थे और उन्हें यह दृश्य अविश्वसनीय लग रहा था। इस कॉन्टेस्टेंट की गति और कुशलता समझ से परे है, उन्होंने कहा। यह इंटरमीडिएट जोन्स पार कर चुका है और अब ट्रैक के अंतिम चेक पॉइंट के पास पहुंच रहा है। आसपास बैठे इंस्ट्रक्टर्स स्तब्ध होकर सिर हिलाने लगे। एक बोला, ऊपर से देखने पर इसकी हरकतें सामान्य लगती हैं, लेकिन इसके मुक्कों में जो विनाशकारी ताकत है वह डरावनी है, जैसे यह किसी अलग ही फिजिकल स्तर पर लड़ रहा हो। हर मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही मुक्के में खत्म किया जा रहा है, जनरल वायु फेई बोले। दूसरे वार की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हमारे पास इसका पूरा डॉसियर है? अभी तुरंत इसकी फाइल पढ़ो। देखते हैं यह लड़का आखिर है कौन, एक तकनीशियन तुरंत बोला, डोंगनिंग प्रोविंस का प्रतिनिधि। लू शेंग, उम्र 18 साल 10 महीने। आधिकारिक रूप से लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट, पावर सिस्टम टैलेंट के साथ। यह सुनकर शंग वॉनलिंग के मन में शक उठ गया। क्या डोंग किंग्स ने जानबूझकर इसकी ताकत कम दिखाकर दस्तावेज में लिखी थी ताकि दाव का फायदा मिल सके? एक अधिकारी बोला, इसकी लड़ाई की शैली ज्यादा चमकदार नहीं है और कोई खास सुपरनैचुरल एबिलिटी भी नहीं दिखी। इसकी फिजिकल क्षमता लेवल 3 के चरम पर है, लेकिन शायद अभी लेवल 4 नहीं पहुंचा। जनरल वायु फेई तुरंत बोले, तुम असली बात नहीं देख रहे। इस लड़के ने कम से कम 4 मार्शियल स्टाइल्स को परफेक्ट लेवल तक पहुंचाया है। खासकर उसका फुटवर्क और बॉक्सिंग लगभग पूर्णता की स्थिति में है। यही उसकी असली ताकत है। और भी, जनरल ने धीमे स्वर में कहा, उनमें से कम 2 टेक्निक्स माइक्रो लेवल तक पहुंच चुकी हैं। और वह सिर्फ 18 साल का है। अगर वह जन्म से ही ट्रेनिंग करता, तब भी इतनी ऊंचाई असंभव लगती। कई पीढ़ियों बाद ऐसा शुद्ध मार्शियल आर्ट्स जीनियस देखने को मिला है, जनरल वायु फेई बोले। 100 साल पहले के मार्शियल आर्ट्स बूम के बाद से ऐसा मास्टरी नहीं देखा। अचानक उन्होंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। रुको, ऊपर देखो, एक छिपा हुआ मॉन्स्टर छत से चिपका हुआ है, ठीक लू शेंग के ऊपर। लू शेंग ने खतरे के हिलने से पहले ही हवा में बदलाव महसूस कर लिया। उसी समय मॉन्स्टर ने अपनी क्षमता सक्रिय की और दर्जनों तेज क्लोन बनाकर चारों दिशाओं से हमला कर दिया।
क्लोन ने तुरंत एक घेरा बना लिया, जैसे लू शेंग को मौत के घेरे में बंद कर दिया हो। वे एक साथ झपटे उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। तभी लू शेंग के शरीर से नीली ऊर्जा का एक भयंकर भंवर फूट पड़ा, जिसने उसे ढाल की तरह घेर लिया। परफेक्ट मार्शल आर्ट की असली क्षमता शायद मेरी कल्पना से भी ज्यादा विशाल है, लू शेंग ने सोचा। उसकी सोच इतनी तेज हो चुकी थी कि दुनिया जैसे धीमी गति में चल रही थी। फिर उसने लगभग उबे हुए अंदाज में हाथ बढ़ाया और असली मॉन्स्टर का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे की मशीन की तरह कस गईं। अचानक विस्फोट जैसी ताकत के साथ लू शेंग ने मॉन्स्टर को कसकर पकड़ा और हवा में ऊंचा उछल गया। फिर उसने घूमकर पूरी गति के साथ मॉन्स्टर को नीचे जमीन पर दे मारा। धूल बैठने लगी और लू शेंग शांत चेहरे के साथ मुड़कर चल पड़ा। पीछे मॉन्स्टर का कुचला हुआ शरीर आखिरी बार कांपा, फिर उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। डुआन याइफेंग खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण स्काउट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। तभी वायु फेई बोले, तुमने उसे गलत समझा है। उसकी कॉम्बैट टेक्निक सिर्फ माइक्रो लेवल को छू नहीं रही, वह असली मास्टरी तक पहुंच चुकी है। इंस्ट्रक्टर ने सोचते हुए ठुड्डी सहलाई। उसे अचानक लू शेंग की 99 पीको हेनरीज वाली बात याद आई और वह हल्का हंस पड़ा। तो यही उस 99 पीको हेनरीज का राज है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें इतनी अटूट आत्मविश्वास था। शंगगुयन लिंग को अचानक उनकी शर्त याद आई और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। उसकी हालत देखकर पास खड़े इंस्ट्रक्टर ने मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ उंगली दिखा दी। अरे बेवकूफ दानव, लगता है तुम ही आखिरी बाधा हो, लू शेंग बुदबुदाया। उसे महसूस हुआ कि परफेक्ट मार्शल दाव का पहला चरण अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते ही वातावरण में हिंसा की भारी आभा फैल गई। अगले चेक पॉइंट पर एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था, लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद। तो तुम मुझे परखने वाले हो? लू शेंग ने कहा। अगर यह परीक्षा खत्म होने वाली है तो अब मुझे अपनी असली ताकत छिपाने की जरूरत नहीं, जवाब में विशाल गोरिल्ला ने जोरदार गर्जना की जिससे पूरा परिसर गूंज उठा। वह काले फर और कच्ची ताकत का पहाड़ था। लेकिन लू शेंग बिना डरे खड़ा रहा। उसने मुट्ठी उठाई और उसके चारों ओर हवा कांपने लगी। मंच तैयार है और दुनिया देख रही है, उसने रिकॉर्डिंग ड्रोन की तरफ देखते हुए कहा। अब समय है कि स्क्रीन के पीछे बैठे लोग एक मॉन्स्टर के जन्म को देखें। लू शेंग के सामने खड़ा था एक लगभग रैंक 5 बीस्ट, जायंट गोल्डन आइड ए। मॉनिटरिंग रूम में वायु फेई स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। डॉन्ग किंग्स रिपोर्ट दे रही थी कि यह बीस्ट असल में बाद में छोड़ा जाना था, जब बाकी प्रतिभाशाली उम्मीदवार भी पहुंच जाते। डॉन्ग किंग्स स्क्रीन देखते हुए सोच रही थी, लू शेंग ने मुझे एक के बाद एक असंभव चौंकाने वाली चीजें दिखाई हैं। मैंने उसकी क्षमता पहले ही पहचान ली थी, लेकिन इतना शक्तिशाली यह मैंने भी नहीं सोचा था। केमिंग जनरल स्टार का सपना अब सच होता दिख रहा था। 2 मेल इंस्ट्रक्टर्स चर्चा कर रहे थे। अगर बाकी एलीट रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाए तो मिलकर इस बीस्ट को हरा सकते हैं, दूसरा बोला। शायद उसे कुछ मदद ही चाहिए होगी। स्कोर स्पीड और कंट्रीब्यूशन से तय होगा। साफ है लू शेंग ही केमिंग जनरल स्टार बनेगा। तभी उनकी बात अचानक रुक गई क्योंकि सबने स्क्रीन पर जो देखा उससे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी हैरानी के लिए लू शेंग ने किसी का इंतजार नहीं किया। उसने खुद आगे बढ़कर पिंजरे का लॉक खोल दिया और विशाल एप को आजाद कर दिया। गोल्डनाइड एप भी पल भर के लिए रुक गया, जैसे लड़के की हिम्मत से हैरान हो गया हो।
बिना डर के लू शेंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में अजीब आत्मविश्वास था। दृश्य लगभग हास्यास्पद था। एक तरफ विशाल गोरिल्ला, दूसरी तरफ छोटा सा इंसान। लेकिन लू शेंग का आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने हाथ उठाकर उकसाया, आओ दानव, देखते हैं नियर रैंक 5 मॉन्स्टर और असली रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट में कितना फर्क है। जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कोई और आकर हमारी लड़ाई में बाधा डाले। कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए। क्या वह पागल है? क्या वह सच में अकेले गोल्डन-आइड एप से लड़ना चाहता है? एक बोला। दूसरा हंसा, यह बहादुरी नहीं, आत्महत्या है। लेकिन वायु फेई सोच में पड़ गए। रुको, उसके पहले के स्किल देखो। अगर वह सीधी टक्कर से बचता रहा तो शायद उसके पास थोड़ा मौका हो। कुछ ही पल बाद गोरिल्ला को समझ आ गया कि उसकी जंजीरें अब उसे रोक नहीं रहीं। वह जोर जोर से झटके मारने लगा। उसने सिर उठाकर भयानक गर्जना की जिससे पूरा एरिना हिल गया। उसकी सुनहरी आंखें खून के पागलपन से भर गईं। एक आखिरी झटके में उसने अपनी जंजीरें तोड़ दीं। वह पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया और लू शेंग को घूरने लगा। लू शेंग ने अपनी इंटरनल एनर्जी सक्रिय की और उसके चारों ओर गर्मी की लहर फैल गई। वह तैयार खड़ा था सीधी टक्कर के लिए। बूम! एक भयानक धमाका हुआ जब दोनों ताकतें टकराईं। उन्होंने सीधा एक ही वार का आदान प्रदान किया। मॉनिटरिंग रूम के इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए। वह बीस्ट की ताकत को सीधे अपने बल से रोक रहा था। गोरिल्ला की विशाल मुट्ठी के सामने लू शेंग का हाथ छोटा और नाजुक लग रहा था, लेकिन वह एक पल भी नहीं हिला। लू शेंग ने पूरा वार झेल लिया। उसके पैर जमीन में धंस गए और जमीन में दरारें फैल गईं। फिर भी वह चट्टान की तरह खड़ा रहा। गोरिल्ला फिर गरजा और दूसरा वार करने के लिए हाथ पीछे खींचा। यह देखकर शंगगुयन लिंग हंसा। मूर्ख लड़का, गोल्डन-आइड एप का सीधा हमला झेलकर बचने की सोचता है। 10 जान भी हो तो अभी तक खत्म हो चुका होगा। डॉन किंग्स का चेहरा चिंता से भर गया। वह धूल से भरी स्क्रीन को देखते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। धूल के तूफान के बीच लू शेंग शांत खड़ा था। ऊपर से गोरिल्ला का दूसरा मुक्का उल्कापिंड की तरह गिर रहा था। उसका विशाल मुक्का हवा चीरते हुए भयानक आवाज के साथ नीचे आया। नीचे लू शेंग की आंखों में चमक आई। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और ऊपर की ओर जोरदार पलटवार किया। बूम! दूसरा धमाका पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी लहरें ऑब्जर्वेशन रूम तक महसूस हुईं। धूल का बादल और घना हो गया। फिर उसमें से एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। विशाल गोरिल्ला पीछे की ओर उछल गया। वायु फेई के मुंह से अनायास निकल पड़ा, यह लड़का सच में असाधारण है। उसी समय वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी। लू शेंग ने गिरते हुए बीस्ट को देखा और शांत स्वर में कहा, बुरा नहीं, मेरी 10 गुना ताकत वाला मुक्का झेल लिया। अब तुम आधिकारिक रूप से आज रात के मेरे खाने के योग्य हो। शंगगुयन लिंग वहीं स्तब्ध बैठा रह गया। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। लू शेंग के चारों ओर जलती हुई आग का समंदर फूट पड़ा था, जो उसकी भयानक मार्शियल इंटेंट और ऊर्जा से भड़क रहा था। लू शेंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था जब उसने आखिरी निर्णायक वार के लिए हाथ घुमाया। अब सो जाओ, शून्य में शांति मिले तुम्हें। स्विश! उसका मुक्का इतनी तेजी से निकला कि चमकदार रोशनी फैल गई और किसी को भी असली टकराव का पल दिखाई ही नहीं दिया। वायु फेई आगे झुककर बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। पास ही डॉन किंग्स कंसोल के किनारे को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिलाजुला भाव था।
अचानक गोल्डन आइड एप की दर्दनाक चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। विनाश के बीच लू शेंग अडिग खड़ा था, अपनी पूरी विस्फोटक ताकत एक ही भयानक मुक्के में समेटते हुए, जैसे उसकी मुट्ठी के आसपास की हवा भी टूट रही हो। टक्कर इतनी भयानक थी कि विशाल गोरिल्ला का शरीर हवा में उछल गया, जैसे तूफान में फंसी कोई गुड़िया हो। वह दूर जा गिरा, उस एक वार की शक्ति से पूरी तरह दब गया। तुरंत आग का समुद्र फूट पड़ा और बीस्ट को जलती हुई लपटों में निगल गया। यह देखकर वायु फेई की आंखें फैल गईं। यह ग्रांड मास्टर्स विल की अभिव्यक्ति है, वह अचानक हंस पड़ा। इतनी कम उम्र में ऐसी इंटेंट को संकुचित करना अविश्वसनीय। रैंक 7 का दरवाजा उसके सामने खुल चुका है। अगर उसे समय मिला तो हमारा ईस्टर्न रीजन एक नया महान ग्रांड मास्टर पाएगा। वायु फेई लगभग उत्साह से भर गया था। पास खड़े डुआन याइफेंग ने लंबी राहत की सांस ली। यह छोटा मॉन्स्टर लू शेंग शायद अब ताकत में मुझसे भी आगे निकल चुका है, उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या डरावना प्रतिभाशाली लड़का है। उस पल तो मेरी जान ही निकल गई थी, डुआन याइफेंग ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अब उस बीस्ट की आभा पूरी तरह गायब हो गई है। लगता है इस चरण की अंतिम परीक्षा खत्म हो गई। लेकिन सच कहूं तो सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। अचानक लू शेंग का ध्यान किनारे की किसी हलचल पर गया। उसने हल्की सोच में डूबी आवाज निकाली। अब जब सब इतना उबाऊ हो गया है, उसने सोचा, तो क्यों न मैं खुद ही थोड़ा मनोरंजन ढूंढ लूं। दर्शक सब उलझन में पड़ गए। आखिर लू शेंग अब क्या करने वाला है। उसने तो अकेले ही अंतिम बॉस को खत्म कर दिया था, फिर भी वह मैदान छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा। एक इंस्ट्रक्टर बोला, यह लड़का जन्म से ही ट्रबल मेकर लगता है, लेकिन चलो उसे करने दो जो वह चाहता है। बस इतना ध्यान रहे कि वह किसी को मार न दे। ग्रांड मास्टर वायु फेई की नजरों में अब पूरी चयन प्रक्रिया महत्वहीन हो चुकी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक व्यक्ति पर था, लू शेंग। जब उसने कहा था कि सबको मत मारना, तो क्या वह छोटे मोटे घावों को स्वीकार्य मान रहा था। यह सोच ही डरावनी थी। असली बात तो यह थी कि लू शेंग की असली शक्ति अब सामने आने वाली थी। अब यह लू शेंग का आराम का समय बन चुका था। जबकि वह शांति से बैठा था, बाकी प्रतिभागी अभी भी कठिन चरणों को पार करते हुए अंतिम द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक था जिंगजी, शिलिन प्रोविंस का प्रतिनिधि। इस समय वह केवाईजी बीस्ट के टूटे हुए शरीर के पास खड़ा था और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। वह रैंक 4 बीस्ट केवाईजी सच में भयानक था, जिंगजी ने कराहते हुए कहा। मेरी डिफेंस आर्मोर इतनी मजबूत होने के बाद भी वह लड़ाई बहुत दर्दनाक थी। उसने अपनी चोटिल मुट्ठी कस ली। अगर अब कोई और मुश्किल नहीं आई तो मैं यह चरण पार कर चुका हूं। दर्द सहते हुए वह भारी दरवाजे से अंदर गया। सामने एक विशाल और खामोश हॉल था। उसने सोचा, लगता है मैं यहां सबसे पहले पहुंचा हूं। फिर उसने देखा गोल्डनाइड एक विशाल रैंक 5 दानव जो इस परीक्षा का अंतिम पहरेदार था। लेकिन जिंगजी की सांस रुक गई जब उसने देखा कि उस गोरिल्ला के सीने में एक विशाल छेद था। और उससे भी चौंकाने वाली बात, एक युवक उस बीस्ट के विशाल हाथ पर बैठा हुआ था। जिंगजी वहीं जड़ हो गया। उसके दिमाग में डर और उलझन दोनों भर गए। यह आखिर है कौन, उसने सोचा। उसके माथे पर पसीना आ गया। कौन सा मॉन्स्टर होगा जो सिर्फ एक मुक्के से रैंक 5 बीस्ट में छेद कर दे। क्या यह वही है। जिंगजी ने कांपती आवाज में कहा। उसने सम्मान से झुककर पूछा, नमस्कार। यहाँ क्या स्थिति है।
क्या मैंने यह चरण पार कर लिया है या अभी कुछ बाकी है? लू शेंग अभी भी शांत बैठा था, जैसे कोई रहस्यमयी मूर्ति हो। जिंगजी बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर अचानक एक शब्द गूंजा, रुको। जिंगजी चौंक गया। है? किसका इंतजार? तभी बाकी दो बड़े दरवाजे खुल गए। डांग प्रोविंस की प्रतिभाशाली कॉन्ग किंग अंदर आई और उसके पीछे जैन एक्साइओ प्रोविंस का जिया होरान। दोनों बेहद आत्मविश्वासी दिख रहे थे। कॉन्ग किंग आराम से च्यूइंग गम से बुलबुले बना रही थी, जबकि जिया होरान एक हाथ जेब में डालकर पूरे हॉल का निरीक्षण कर रहा था। थोड़ी देर बाद जिया होरान ने चुप्पी तोड़ी। तुम शिलिन प्रोविंस के जिंगजी हो ना? शायद हम पहले मिल चुके हैं। उसने हॉल के बीच की ओर इशारा किया। क्या यही अंतिम चरण है? और वह सामने खड़ा विशाल चीज क्या है? कॉन्ग किंग ने ध्यान से देखा और बोली, वह कोई मूर्ति नहीं है। वह नियर रैंक 5 बीस्ट है। गोल्डन आइड एप। तीनों के चेहरे गंभीर हो गए। लेकिन जिंगजी ने सिर हिलाया। यह जरूर नकली होगा। कोई छात्र ऐसा बीस्ट नहीं मार सकता। जिया होरान ने ऊपर बैठे लू शेंग की ओर इशारा किया। तो फिर वह आदमी वहां क्यों बैठा है? कुछ सोचने के बाद जिंगजी बोला, समझ गया। यह अंतिम परीक्षा का सुपरवाइजर होगा। जिंगजी ने हाथ उठाए और गर्व से बोला, यह क्लासिक सेटअप है। अगर हम उसकी परीक्षा पास कर लें तो चयन पूरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कॉन्ग किंग और जिया होरान दोनों चौंक गए। सच में? उन्होंने पूछा। जिंगजी ने आत्मविश्वास से हाथ बांध लिए। तभी लू शेंग खड़ा हुआ और कमरे में उसकी मौजूदगी तुरंत हावी हो गई। तुम लोगों की कल्पना काफी तेज है, उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं तैयारी के लिए। 5 मिनट बाद असली चुनौती शुरू होगी। मुझसे लड़ो। अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं देखना चाहता हूं कि इस साल के टॉप रिक्रूट्स कितने मजबूत हैं। जिंगजी हंस पड़ा। हाँ, मुझे पता था। यही आखिरी ऑब्स्टेकल है। जिया होरान ने सिर हिलाया। लगता है अंतिम चरण में अब बीस्ट से नहीं, इंसान से लड़ना होगा। बस इसे हराना है। यह तो हाई लेवल बीस्ट से आसान होना चाहिए। कॉन्ग किंग ने लू शेंग को देखकर फुसफुसाया, मुझे इसमें कोई खास ऑरा भी महसूस नहीं हो रही। शायद इसकी फिजिकल ताकत भी खास नहीं होगी, उसने कहा। जिया होरान बोला, सही कह रही हो। मुझे भी इसमें कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही। क्या ईस्टर्न मिलिट्री रीजन हमें बेवकूफ बना रहा है? फिर भी अंदर से उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। जिंगजी हंस पड़ा। मान लो वह मजबूत है, लेकिन एक इंसान की भी सीमा होती है। हम तीनों ईस्टर्न रीजन के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली योद्धा हैं। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। यह सुनकर लू शेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, लगता है कैमरे के सामने मेरा प्रदर्शन डुआन याइफेंग के नाटकों से भी ज्यादा प्रभावी है। कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्टर्स दंग रह गए। यह लड़का क्या सच में हर प्रतिभागी के साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने वाला है? जनरल वायु फेई जोर से हंस पड़ा। हाँ, यह तो दिलचस्प हो गया। आज लू शेंग हमें बड़ा शानदार शो दिखाने वाला है। तभी एक वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ। जनरल वायु, हमें चयन प्रक्रिया तुरंत रोक देनी चाहिए। कई इंस्ट्रक्टर्स ने सहमति जताई। डोंगनिंग प्रोविंस का यह प्रतिभागी बाकी सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
किन शाओजून चुपचाप सोच रहा था, लगता है अब बाकी प्रोविंसेस के लोग अपने प्रतिभाशाली छात्रों को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। डोंग किंग्स बस मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, हम पहले जब लेवल 5 बीस्ट छोड़ा गया था तब किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब जब खतरा लूशेंग है सब घबरा गए। लेकिन वायु फेई ने फैसला नहीं बदला। चयन जारी रहेगा। बस सुपरवाइजर्स तैयार रहें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप कर सकें। डोंग किंग्स ने सिर हिलाया। जी सर। डुआन याइफेंग कुर्सी पर ढह गया। वह छत को घूरता रहा। डोंग किंग्स ने जिस छात्र को चुना था वह इतना भयानक मजबूत कैसे हो सकता है, और अब उसे शर्त हारने के कारण 3 हिस्से म्यूटेटेड मैरो देने पड़ेंगे। उधर जिंगजी ने शरीर सीधा किया। अब मैं ठीक हूं। मेरी ताकत 90% वापस आ गई है। कॉन्ग किंग बोली, मेरी 80% ताकत वापस आ गई है। जिया हौरान बोला, अगर अभी गोल्डनाइड एप भी जिंदा हो जाए तो मैं उससे भी लड़ूंगा। तभी लूशेंग के आसपास नीली ऊर्जा चमकने लगी। लूशेंग ने उंगली उठाकर तीनों की ओर इशारा किया। अच्छा है, अब एक साथ आओ। अगर तुम मुझे हरा पाए तो अगली पीढ़ी के गेमिंग जनरल्स का खिताब तुम्हारा होगा। जिंगजी हंस पड़ा। हम तीनों? और तुम अकेले? इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जिंगजी ने थूकते हुए कहा। उसकी शान को ठेस लगी थी। तुमसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले वह अचानक आगे फट पड़ा। उसके पैर जमीन को जोर से रौंदते हुए सीधे हमला करने के लिए दौड़ पड़े। कॉन्ग किंग के चेहरे पर तुरंत पछतावे की झलक उभरी। धत्तेरे की, वो गर्म दिमाग वाला फिर से पहले ही कूद पड़ा। जिया हौरान काफी शांत रहा। उसकी आंखें हमले की दिशा को ध्यान से आंक रही थीं। कोई बात नहीं, अगर वो दौड़कर हमला करना चाहता है तो करने दो। ये इस गेटकीपर की ताकत बिना जोखिम के परखने का बढ़िया मौका है। सच कहूं तो पूरी ताकत में जिंगजी एक डरावनी ताकत है। हम तीनों में सबसे मजबूत। सच में जिंगजी किसी इंसानी भट्टी की तरह लग रहा था। उसकी मांसपेशियां फूली हुई थीं और बढ़ती ताकत की गर्मी से उसकी त्वचा लाल पड़ गई थी। उसने अपनी विशाल मुट्ठियां भींच लीं और लूशेंग की तरफ बैटरिंग राम की ताकत से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने अपनी मुख्य रक्षात्मक क्षमता आर्मोर ऑल आउट सक्रिय कर दी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर सख्त ऊर्जा की चमकती परत बन गई। उसके द्वारा छोड़ी जा रही शक्ति का स्तर देखकर कॉन्ग किंग की आंखें सच में चौड़ी हो गईं। इतनी तबाही मचाने वाली ताकत! वो तो पहले ही असली लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। उसने हैरानी से फुसफुसाया। जैसे जैसे जिंगजी नाम का ये चलता फिरता टैंक पास आया, लूशेंग बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर शांत उदासीनता थी, जैसे वो बस इस हमले को देख रहा हो। जिंगजी की आंखें लाल हो चुकी थीं। उनमें एक ही जिद जल रही थी। अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। लेकिन जब उसने अपनी पूरी रफ्तार के साथ हड्डियां तोड़ देने वाली टक्कर मारने की कोशिश की, तब लूशेंग ने बस एक पतली उंगली उठाकर उस हमले को रोक लिया। लूशेंग ने तो अपनी मुद्रा तक नहीं बदली, उल्टा उसने एक लंबी उबासी ली, जैसे उसे बहुत बोरियत हो रही हो। अपना सबसे बड़ा हमला सिर्फ एक उंगली से रुकता देख जिंगजी के अंदर झटका सा लग गया और वो अविश्वास में चिल्ला उठा। है? ये कैसे हो सकता है? तभी लूशेंग ने हल्की सी तीखी आवाज में सांस छोड़ी। ऊर्जा का एक केंद्रित विस्फोट हुआ और जिंगजी तुरंत पीछे उछल गया, जैसे उसे तेज रफ्तार प्रोजेक्टाइल ने टक्कर मार दी हो। वो हवा में हाथ पैर मारता हुआ बेतरतीब घूमता रहा और फिर दूर की दीवार से जा टकराया। धड़ाम! भयंकर धमाके के साथ दीवार में गहरी दरारें पड़ गईं
और चारों तरफ धूल और मलबे का बादल फैल गया। जिंगजी की इस भयानक और आसान हार को देखकर कॉन्ग किंग और जिया हौरान पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं और उनके मुंह हैरानी में खुले रह गए। उड़ती धूल और गिरते पत्थरों के बीच जिंगजी की हालत क्या है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन लू शेंग ने धुएं की तरफ बस हल्की सी घृणा के साथ देखा। अरे, तुम दोनों सच में मेरी बात नहीं मानोगे और साथ में हमला नहीं करोगे? लू शेंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो अब भी उस विशाल दैत्य बंदर के हाथ पर आराम से बैठा था, जैसे कोई उबा हुआ शासक नीचे खड़े लोगों को देख रहा हो। जिंगजी मलबे के ढेर में बिल्कुल हिल नहीं रहा था और हवा में अभी भी धूल तैर रही थी। हालांकि लू शेंग ने साफ तौर पर उन्हें साथ हमला करने को उकसाया था, लेकिन कॉन्ग किंग और जिया हौरान वहीं जमे रहे। उनके अंदर अचानक आत्मरक्षा की तीव्र भावना जाग उठी थी। दोनों जानते थे कि जिंगजी उनका सबसे ताकतवर फाइटर था और उसे अभी-अभी एक मक्खी की तरह उड़ा दिया गया था। जब लू शेंग गोल्डन आइड एप के हाथ से कूदकर नीचे उतरा और उनकी तरफ चलने लगा, तो ये दोनों जीनियस डर के मारे पीछे हटने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी गर्दनों से ठंडा पसीना बह रहा था। कॉन्ग किंग का दिमाग शक और घबराहट से भर गया। ये आखिर करना क्या चाहता है? इतना जवान, इतना पतला दिखने वाला आदमी जिंगजी को एक ही चाल में कैसे हरा सकता है? ये इतना डरावना ताकतवर कैसे हो सकता है? अपने सारे अजीब अजीब ज्ञान को याद करते हुए जिया हौरान जल्दी से बोला, मैंने इसके बारे में सुना है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट ताकत के लालच में जवान उम्र में बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते हैं। इससे हार्मोन बिगड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। 30-40 साल के होकर भी वो किशोर जैसे दिखते हैं। ये आदमी भी वैसा ही कोई पुराना वेटरन होगा। कमांडर बहुत चालाक है। क्या वो हमें धोखा देने के लिए ये सब दिखावा कर रहे हैं? जरूर यही बात होगी, कॉन्ग किंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। जिया हौरान ने तुरंत हामी भरी। बिल्कुल, ये पूरे ईस्टर्न रीजन की सिलेक्शन है। जीतने के लिए वो कोई भी चाल चलेंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि फाइनल राउंड इतना पागलपन भरा होगा। हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा म्यूटेंट तक ढूंढ लेंगे। सेना के वो बूढ़े लोमड़ी सच में बहुत चालाक हैं। उनकी इस घबराई हुई बकवास को सुनकर लू शेंग ने मन ही मन सोचा, क्या इन दोनों जीनियस का दिमाग पिछले स्टेज के मॉन्स्टर्स ने खराब कर दिया है? क्या तुम दोनों इतने भ्रम में रहोगे? लू शेंग ने सोचा। डर छुपाने के लिए खुद ही बेकार कहानियां बना रहे हो? कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब ये दोनों सामान्य नहीं हुए, तो लू शेंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। तुम दोनों की बातें खत्म हो गईं? अचानक आए इस सवाल से दोनों चौंक गए। ये देखकर लू शेंग ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो नियम बदलते हैं। अगर तुम दोनों मुझे सिर्फ एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दो या मेरे एक भी हमले को रोक लो, तो मैं तुम्हें पास मान लूंगा। कैसा लगा? बस इतना ही? जिया हौरान बुदबुदाया। उसकी नजरें लू शेंग और अपनी साथी के बीच घूम रही थीं। लेकिन ये ऑफर सुनकर भी कॉन्ग किंग और जिया हौरान को गहरा शक था। इतना आसान काम किसी जाल जैसा लग रहा था। लेकिन उसके अहंकार को लगी चोट ने आखिरकार कॉन्ग किंग को भड़का दिया। अचानक उसके पूरे शरीर से तेज नीली रोशनी फूट पड़ी। उसकी आंखें डरावनी सफेद हो गईं और उसने लू शेंग पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे कम मत समझना। उसके पास खड़े जिया हौरान ने भी दांत भींच लिए और अपनी सावधानी छोड़ दी। उसका शरीर डरावनी बैंगनी ऊर्जा से घिर गया और हवा में कई नुकीले बैंगनी लोहे के कील जैसे हथियार बन गए।
उसने जोर से अपने हाथ ताली की तरह बजाए और अपनी तकनीक छोड़ दी। वो बैंगनी लोहे के कील मानसिक शक्ति से भरे हुए तेज रफ्तार से लू शेंग की तरफ उड़ पड़े। उन्हें आखिरकार हमला करते देख लू शेंग ने हल्के से सिर हिलाया। बस अब बात बनी। उधर जिया हौरान मन ही मन सोच रहा था, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कोई बच्चा हो या बूढ़ा सन की। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, अगर तुम लेवल 2 मेंटल मास्टर को कम समझोगे तो जरूर पछताओगे। देखते हैं इन कीलों से कैसे बचते हो। लू शेंग ने बस हाथ आगे बढ़ाया और अपने शरीर में निखरी हुई शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी। उसने आराम से एक रक्षा मुद्रा बनाई और जिया हौरान की मानसिक शक्ति से चल रही कीलों को हवा में ही रोक दिया। इसके तुरंत बाद जिया हौरान की सारी कीलें एक साथ इकट्ठी हो गईं और लू शेंग ने उन्हें लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। अपना सबसे बड़ा हमला इतनी आसानी से बेकार होता देख जिया हौरान के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरी ताकत से ये कीलें छोड़ी थीं और उसने उन्हें नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ तो स्टील से भी ज्यादा सख्त होंगे। तुम आखिर हो क्या, तुम राक्षस? जिया हौरान ने दांत भींचकर कहा। उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। तुम अभिशप्त प्रकृति की कोई विकृति हो।